हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक दोनों पाठों से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पाठ के अनुसार आते हैं वो दिए जा रहे हैं। तो इसको आप ध्यान से पूरी वीडियो सुने और फिर देखें, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने इस वीडियो में तो आपका इससे पहले वाले में सारांश है दोनों ही पाठों के, इसके बाद ही इसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं और एक वीडियो में टॉपर्स के क्वेश्चन आंसर की भी डालूंगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड की परीक्षा के लिए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल पर मिलेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज एक गद्यांश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाठ में कहा क्या जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बनावटी जीवन यापन करने वाले सामंती वर्ग पर व्यंग किया है। यह व्यंग वास्तविकता को भुलाकर केवल कृत्रिम जीवन जीने में विश्वास रखता है, स्वयं को सामान्य जनजीवन से दूर रखता है और खुद को विशिष्ट मानता है। इस प्रकार के लोग आज भी समाज में देखे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, अभी हमारे प्रैक्टिस सेट में भी आया था। तो ये इसका आंसर है कि ये पाठ हमसे कहना क्या चाहता है, तो वो आप उसको एक बार लिख लें या स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अब जो हमारा लेखक थे वो सेकंड क्लास की सफ़र और नवाब साहब के बारे में इसमें बताया गया है, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो हम सबसे पहले उस पर जाते हैं। पाठ हमने सारांश पहले ही बता दिया है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। यह CBSE द्वारा 2012 में आया हुआ है और NCERT बुक का यह आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आंसर है कि लेखक ने जब डिब्बे में प्रवेश किया तो नवाब साहब की आंखों में असंतोष के भाव झलकने लगे। उन्होंने लेखक से बात करने की तनिक भी उत्सुकता नहीं दिखाई और खिड़की से बाहर देखने लगे। वे बार बार लेखक की तरफ देखते और फिर खिड़की से बाहर देखने लगते। नवाब साहब के इन हाव भावों से लेखक को महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। अब इसमें जो एहतियात, यानी जब क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हो तो सावधानी क्या बरतनी है कि कई बार विद्यार्थी यहाँ लेखक के हाव भाव लिख देते हैं जो कि अनुचित है। यहाँ नवाब साहब के हाव भाव के अनुसार ही बात कही गई है, तो नवाब साहब के हाव भाव ही लिखने हैं। अब है नवाब साहब और खीरे का जो संबंध उसमें बताया था। जैसे जैसे उन्होंने खीरे के साथ किया तो उनकी प्रक्रिया के अनुसार जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा हो सकता है कि नवाब साहब द्वारा खीरे खाने की तैयारी का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखिए। तो CBSE द्वारा ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस प्रक्रिया में आपको जैसे जैसे उन्होंने खीरा को काटा रखा वो लिखना है। जैसे नवाब साहब ने दोनों खीरों को सबसे पहले लोटे के जल से अच्छी तरह से धोया और उन्हें तौलिए से पोंछ लिया। इसके बाद जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिरे काटकर उन्हें गोदा और उसके झाग निकाले। तत्पश्चात उन्हें छीलकर उनकी गोल फांके काटकर उन्हें तौलिए पर करीने से सजा दिया। इसके बाद अपनी जेब से नमक, मिर्च, जीरा, मिली पुड़िया निकालकर प्रत्येक फांक पर बुरक दिया। तो यहाँ गोल गोल फांक तो नहीं होनी चाहिए, यहाँ सीधी सीधी फांकें होनी चाहिए, पर आप फांके काट के आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नवाब साहब द्वारा खीरे फेंकना। अब एक प्रक्रिया भी हुई थी कि उन्होंने खाए नहीं थे और खीरों को फेंक दिया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इन विचारों से आप कहाँ तक सहमत हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2017, 15 और 12 में आया है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से है। लेखक का सेकंड क्लास का टिकट खरीदने के पीछे का उद्देश्य यह था कि वे अकेले सफ़र करेंगे तो कई प्राकृतिक दृश्यों को देखकर नई कहानी सोच सकते हैं। जब उन्होंने अपने सहयात्री नवाब साहब को खीरे खाए बिना ही केवल सूंघने मात्र से ही डका लेकर संतुष्ट होते हुए देखा तो उनके ज्ञान चक्षु खुल गए और
उनकी समझ आ गया कि नए लेखक भी इसी प्रकार की घटना और पात्रों की कल्पना मात्र से ही अपनी कहानी को पूरा करने पर संतुष्ट हो जाते हैं। वास्तविक कथानक से उनका कोई लेना देना नहीं होता। इस प्रकार रचित कहानी ऐसा ही होगी जैसे बिना आत्मा के शरीर। तो उन्होंने उन नई कहानियों पर भी कटाक्ष करा है। अब संदेश पूछ लिया जाता है। संदेश कुछ इस प्रकार से है कि इस कहानी के माध्यम से उन लोगों की जीवन शैली पर व्यंग किया गया है जो जीवन की यथार्थ और कड़वी सच्चाई को नहीं समझते हैं और बनावटी जीवन जीकर संतोष प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति समाज के प्रत्येक तबके में मौजूद हैं, यानी हर जगह मिल जाएंगे। अब बहुविकल्पीय प्रश्न वैसे आपके नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ कुछ लाइनें ली हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लेखक नवाब साहब को कनखियों से क्यों देख रहे थे? कनखी मतलब टेढ़ी नज़रों से। उनके बात करने का उद्देश्य से, क्योंकि वो लेखक नवाब साहब से बातचीत करना चाहते थे, लेकिन वे उनकी ओर कनखी उंगलियों से देख रहे थे। अब नवाब साहब के जबड़ों में स्फुरण क्यों हो रहा था? खीरे के स्वाद की कल्पना से। दरअसल खीरे देखने से उनके स्वादिष्ट लग रहे थे और वे नवाब साहब को लालायित कर रहे थे। इस प्रकार नवाब साहब के जबड़ों में स्फुरण हो रहा था। अब है लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में भागकर क्यों चढ़े थे? क्योंकि डिब्बा खाली था और लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में भागकर इसलिए चढ़े थे क्योंकि गाड़ी छूट रही थी। उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे की टिकट ली थी क्योंकि वह एकांत खाली डिब्बे में बैठकर अपनी कहानी के बारे में सोचने के इच्छुक थे। अब है नवाब साहब के द्वारा खीरे को केवल सूंघकर फेंकना क्या दर्शाता है? तो वे अपनी रहीसी दिखाना चाहते थे। नवाब साहब अपनी रहीसी दिखावा कर रहे थे, दिखाना चाहते थे। उनका सोच था कि जब एक साधारण मनुष्य खीरा नहीं खा सकता तो वह तो नवाब हैं, वह उन्हें कैसे खा सकते हैं? अब लेखक ने पहली बार खीरे खाने को क्यों मना कर दिया? तो क्योंकि नवाब साहब ने उनसे बातचीत करने में उत्सुकता नहीं दिखाई थी। तो लेखक जब डिब्बे में चढ़े थे तो वे नवाब साहब ने उनसे बातचीत करने की तनिक भी उत्सुकता नहीं दिखाई और अब इस प्रकार अचानक से खीरा खाने के लिए पूछना उन्हें अच्छा नहीं लगा। अब है लेखक ने नवाब साहब से खीरा न खाने का कारण क्या बताया? तो लेखक ने नवाब साहब को खीरा न खाने का यह कारण बताया कि खीरा होता है अच्छा है, पर खाने में पेट भारी हो जाता है। लखनवी अंदाज कहानी में वार्तालाप की शुरुआत किसने की? कहानी में वार्तालाप की शुरुआत नवाब साहब ने की थी। उन्होंने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा। इस प्रकार दोनों के मध्य वार्तालाप शुरू हो गई थी। अब है आपके जो क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन जब हम पढ़ लेते हैं तो एक लाइन हमारी क्लियर हो जाती है, तो कैसा भी आएगा हम आंसर लिख सकते हैं। अब जो आने वाले क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं और बोर्ड परीक्षा में भी आए हैं। एक वीडियो है डालूंगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आए हुए होंगे, वही उस वीडियो में होंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्वेश्चन है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? जस्ट ये हमने अभी पढ़ा था, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं कि ट्रेन में बैठकर खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए अपनी नई कहानी सोचने के उद्देश्य से लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। संभवतः उन्हें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना था और वे भीड़ से बचना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर और खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब के इस व्यवहार को उचित या अनुचित कैसे ठहराएंगे? तो नवाब साहब ने खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब का यह व्यवहार अनुचित है क्योंकि वह अपनी नफासत और नवाबी शान और तहजीब दिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आम आदमी के समान खीरे को खाकर नहीं बल्कि उसे सूंघकर उसकी गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से ही अपना पेट भर लिया। यह उनके दिखावटी स्वभाव की ओर संकेत करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि लेखक के मुंह में पानी भर आया फिर भी उसने खीरे खाने से इनकार क्यों किया? यद्यपि लेखक के मुंह में पानी भर आया फिर भी उसने खीरे खाने से इनकार इसलिए किया। बेटा ये लाइन जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे ना तो ऊपर से लेकर लाइन को कवर करना है जो आपके क्वेश्चन का है, उसके बाद इसलिए करके उसको कार्य करना है। इससे आपका क्वेश्चन का आंसर बड़ा भी लगेगा। इसलिए किया क्योंकि पहले तो नवाब ने उनके तरफ देखा भी नहीं और अचानक से खीरे खाने को आमंत्रण कर दिया। इसके अतिरिक्त लेखक ने पहली बार जब खीरे खाने को मना कर दिया तो अब हाँ करने पर उनका आत्मसम्मान नष्ट हो जाता और यह लेखक ऐसा नहीं चाहते थे। अब खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाब साहब की और भी सनकों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप भी हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। यह आपके एनसीईआरटी बुक में है पर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, एक ही बार आया है, तो फिर भी हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सकारात्मक होता है पॉजिटिव, अगर हमारी कोई सनक है और हम पॉजिटिव वे में कैसे उसको हम दिखा सकते हैं। तो खीरे के संबंध में नवाब साहब का व्यवहार उनकी सनक ही है, क्योंकि कोई समझदार व्यक्ति ऐसा कदापि नहीं करेगा। यह जरूरी नहीं कि सनक नकारात्मक ही हो, सनक के सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। हमारे देश को स्वतंत्र कराने वाले महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय आदि स्वाधीनता सेनानी भी सनकी ही थे, क्योंकि देश को स्वतंत्र कराने की अपनी सनक को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने परिवार, यहाँ तक कि अपने प्राणों के बारे में भी नहीं सोचा। उनकी सनक के सकारात्मक रूप के कारण ही हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब साहब ने अपने तरीके से खीरे खाने के बाद क्या किया और क्यों? तो नवाब साहब ने अपने तरीके से खीरे खाने के बाद अपने हाथ और मुंह इस प्रकार पोंछे मानो उन्होंने सचमुच ही खीरा खाया हो। इसके बाद वे लेटकर यह प्रदर्शित करने लगे कि मानो खीरा काटने से लेकर खाने तक की पूरी प्रक्रिया में वे बहुत थक गए हों। इसके बाद डकार लेकर उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि वे तृप्त हो गए हैं, यानी संतुष्ट हो गए, यानी उनका पेट भर चुका है। लेखक ने नवाब साहब के सामने की बर्थ पर बैठकर भी आंखें क्यों चुराई? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। ये आ चुका है 2012 में। जब लेखक सेकंड क्लास के खाली डिब्बे में चढ़े तो उन्होंने वहां एक बर्थ पर नवाब साहब को बैठे देखा। लेखक को देखकर नवाब साहब ने प्रथम परिचय का कोई शिष्टाचार नहीं निभाया। जब उन्होंने ही इस संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया तो लेखक को यह अपना अपमान लगा। जवाब में लेखक ने भी नवाब साहब के सामने की बर्थ पर बैठकर उन्हें अनदेखा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवाब साहब ने अपनी नवाबी का परिचय किस प्रकार दिया? पाठ के आधार पर लिखिए। तो नवाब साहब ने खीरे को न खाते हुए उसे केवल सूंघकर ही फेंक दिया और इस प्रकार डकार लेकर लेट गए कि मानो उनका पेट अच्छी तरह भर गया हो। इस प्रकार उन्होंने खीरा सूंघकर अपनी उदर पूर्ति का परिचय देते हुए अपनी नवाबी का परिचय दिया। लखनवी अंदाज व्यंग किस सामाजिक वर्ग पर कटाक्ष करता है? तो लखनवी अंदाज यह उस सामाजिक वर्ग पर कटाक्ष करता है जो अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए सनकी व्यवहार का प्रदर्शन करता है, समाज में उत्साह का पात्र बनता है या उपहास का पात्र बनता है। उत्साह नहीं, उपहास का पात्र बनता है। उपहास यानी मजाक का पात्र बनता है। लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन में क्या व्यंग किया गया है? तो लेखक ने हम यहाँ लखनऊ के नवाबों की दिखावटी स्वभाव पर व्यंग किया है। ये नवाब अत्यंत ही नफासती और शिष्ट होते हैं। अपनी इन विशेषताओं को ये इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं कि समाज में उपहास के पात्र बन जाते हैं। उनकी इन्हीं विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए लेखक ने नस्ल शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार ये आम मानव जाति के न होकर अन्य मानव जाति के हैं। किन किन चीज़ों से
के रसास्वादन के लिए आप किस किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो फल खाने के लिए उसे धोकर काटकर उस पर नमक, मिर्च और चाट मसाला डालते हैं। ये अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, नहीं ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है। रायते का स्वाद बढ़ाने के लिए उनमें भुना जीरा और नमक डालते हैं और नींबू पानी का स्वाद बढ़ाने के लिए उनमें भुना हुआ जीरा व काला नमक डालते हैं। अब है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में जो कहा जा रहा है वो यह है कि इस पाठ में फादर बुल्के के जीवन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि सन्यासी होते हुए वह पारंपरिक सन्यासी नहीं थे। जब तक भारत में राम कथा का अस्तित्व रहेगा तब तक फादर बुल्के के सच्चे भारतीय सन्यासी के रूप में माना जाएगा। फादर मानवीय संस्कृति और हिंदी से अगाध प्रेम करने वाले और मानवीयता से परिपूर्ण व्यक्ति थे। इसके कुछ क्वेश्चन जैसे लेखक का ईश्वर के प्रति रोष, गुस्सा, फादर और परिमल, ये हम सब आप ये पूरा मैं करवा चुकी हूँ, आप पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। पूरा आपको इसका सारांश रूप दे दिया, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है, आशय स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार शांत और उदास संगीत को सुनने पर मनुष्य का दिल भर आता है और उनका मन रोने लगता है या रोने का करता है, उसी प्रकार फादर को याद करने पर लेखक का दिल भर आता है और मन उनकी यादों में खो जाता है और वातावरण में निस्तब्धता छा जाती है। निस्तब्धता मतलब रुक जाना एकदम। लेखक के अनुसार फादर का व्यक्तित्व बेहद शांत था, वे कभी क्रोध नहीं करते थे, दुखी जनों को अपनी सांत्वना भरे शब्दों से प्रेरित करते थे, कभी किसी को पीड़ा में नहीं देख सकते थे। किंतु उन फादर की मृत्यु गैंग्रीन नामक बीमारी का अत्यंत पीड़ाजनक रही। यही बात लेखक के मन में उदासी का संचार करती है जब कभी भी वे फादर के शांत व्यक्तित्व को याद करते हैं। अब इसमें एहतियात यानी सावधानी, जब भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो क्या बरतनी है कि इस क्वेश्चन का उत्तर देते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है या रखा जाना चाहिए कि लेखक के मन की उद्गार लिखे जाने चाहिए। यानी अगर पूछा है शांत संगीत के जैसे सुना तो लेखक क्यों परेशान हो रहा था वो लिखना है। अब दे रखा है फादर की उपस्थिति देवदार के छाया जैसी क्यों लगती थी। तो लेखक ने फादर की तुलना देवदार के एक छायादार वृक्ष से की है। जैसे उस वृक्ष का आकार प्रकार लंबा चौड़ा होता है वह ठीक उसी प्रकार ठीक वैसे ही फादर बुल्के भी लंबे और वैसे ऊंचे थे। उस वृक्ष के पत्तों की छाया बहुत सघन और शीतल होती है और सबको आश्रय व शीतलता देती है। वैसे ही फादर के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के दुख निराश मन को उनके सांत्वना भरे वचनों से शीतलता प्राप्त होती है। फादर मानवीय गुणों से परिपूर्ण एवं एक कल्याणमयी इंसान थे। उनका हृदय वात्सल्य से परिपूर्ण था। पुरोहित की भांति वे अपने से छोटे लोगों को आशीर्वादों से भर देते थे और उनका करुणा रूपी जल सदैव प्रियजनों पर बरसता रहता था। उन्होंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसीलिए उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान शीतल लगती है। अब क्वेश्चन एक आपका पैराग्राफ है कि जन्मभूमि और फादर बुल्के का परिवार, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो यह होगा, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। तो भारत अनेकताओं में एकता वाला देश है। यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अतिथियों को यहाँ देवता मानकर उनका सम्मान किया जाता है। संभवतः बुल्के यहाँ की इसी सभ्यता और संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे, इसीलिए उन्होंने भारत आने का मन बनाया होगा। अब है फादर की शिक्षा व उनका जीवन यापन कैसा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। या फादर का दूसरों के साथ व्यवहार कैसा था। तो फादर कामिल बुल्के ने सन्यासियों की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की थी, कैसे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सन्यासी की परंपरागत छवि के विपरीत फादर स्नेह भरे रिश्ते बनाते थे और उनको कभी तोड़ते नहीं थे। वे कर्म से सन्यासी थे, मन से नहीं। उन्हें अपने
परिचितों व मित्रों आदि से लगाव था। वे उनके हर सुख दुख में शामिल रहते थे। घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो सबको अपने आशीषों से भर देते थे। संकट के समय देवदार वृक्ष के समान खड़े रहकर वे लोगों के बेचैन व अधीन मन को अपनी सांत्वना भरे शब्दों से शांत कर देते थे। अब फादर की मृत्यु और लेखक, ये टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा आपका कि लेखक ने फादर बुल्के की मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक के अनुसार फादर बुल्के शांत स्वभाव व सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वे करुणा की जीती जागती मूर्ति थे। उनके मन में सबके लिए स्नेह, ममता, दया और करुणा के भाव थे। इन्हीं भावों के आभा उनके मुखमंडल पर शोभित होती थी। वे बाहर से भी उतने ही शांत और स्नेहशील दिखते थे जितने भीतर से। कभी किसी को पीड़ा में नहीं देख सकते थे और अपनी सांत्वना भरे शब्दों से व्यक्ति के दुखी निराश मन की आशा से भर देते थे। वे हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। उन्होंने लोगों से बनाए रिश्तों को मानवीय गुणों से सींचा था। उनके व्यक्तित्व की उपयुक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते कर ही लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। इसमें जो हमारे फादर बुल्के हैं उनकी सारी विशेषता इस क्वेश्चन के आंसर में आ जाएंगी। अब सारांश रूप अगर यह संदेश देखा जाए तो संदेश ये देता है कि लेखक ने इस पाठ के माध्यम से फादर बुल्के के स्नेहमय और करुणामय व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है। एक विदेशी होने के बावजूद भी फादर ने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने भारत की संस्कृति को पूरी तरह से अपना लिया था। अंतिम समय तक वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए प्रयास करते रहे। लेखक ने यह शिक्षा देने का प्रयास किया है कि वे एक विदेशी होने के बावजूद भी या बाद भी फादर भारत के से इतना प्रेम करते थे तो भारतवासियों द्वारा तो अपने देश की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना अनिवार्य है। अब इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से गद्यांश के अनुसार दे रखा है कि रंग रूप और व्यक्तित्व को अपने शब्दों में लिखो, इसकी ज़रूरत नहीं है। जहरवाद आप रंग रूप को व्यक्तित्व को देखो, एक लाइन का ही ये तो आंसर दे रखा है कि दो क्वेश्चन है आपका कि गद्यांश में वर्णित साधु के रंग रूप और व्यक्तित्व को अपने शब्दों में 2 वाक्यों में लिखो। तो ये 2 वाक्य आपके 2 मार्क का ही है। तो आप इसे देख सकते हैं कि फादर बुल्के का रंग गोरा था और आंखें नीली थीं। वह सफ़ेद चोला पहनते थे। उनका मन दूसरों के लिए ममता, अपनत्व और लगाव से भरा हुआ होता था। तो उनका व्यक्तित्व कैसा था, उसमें ऊपर बाहर से भी और अंदर से सब आएगा। अब जहरवाद रोग क्या होता है और गद्यांश में किस प्रकार के महापुरुषों की जहरवाद से मृत्यु का उल्लेख है, वे किस रूप में प्रसिद्ध थे। चलो ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। जहरवाद एक विषैला दर्दनाक फोड़ा होता है और गद्यांश में फादर कामिल बुल्के की जहरवाद से मृत्यु का उल्लेख किया है। वे हिंदी के महान लेखकों और प्रसिद्ध कोशकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अच्छा, अन्य क्वेश्चंस दे रखे हैं। फादर को याद करना, देखना और उनसे बातें करना किसी अनुभूति को जगाने वाला होता है। किन अनुभूतियों को जगाने वाला होता है? परिमल की गोष्ठियों से जुड़े फादर की किन स्मृतियों को लेखक याद करते हैं, या घर के उत्सव में फादर की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो ये तीनों का ही एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक ही क्वेश्चन का आंसर इसमें आ जाएगा। देखिए कैसे। फादर बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत के सुनने जैसा है। उनको देखने से करुणा की निर्मल जल में स्नान करने जैसी अनुभूति होती है और उसके बाद बात करने से मन में कर्म की संकल्प से मन भरने का अनुभव होता है। घर के उत्सवों में फादर बड़े भाई और पुरोहित के समान सबको अपने आशीष से भर देते थे। वे सबके साथ स्नेह से रहते थे और देवदार के छायादार वृक्ष समान सबको शांत व शीतलता से भर देते थे। अब क्वेश्चन में जाओगे तो परिमल के बारे में आप क्या जानते हैं? इस संदर्भ में लेखक को फादर कामिल बुल्के क्यों याद कर आते हैं? तो परिमल हिंदी साहित्य का एक साहित्यिक संस्था थी जिसे
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्यकारों के कुछ उत्साही युवकों ने मिलकर बनाया था। फादर बुल्के इस संस्था के अभिन्न अंग थे। वे संस्था की सभी गोष्ठियों में शामिल रहते थे, गंभीर बहस करते थे और बेबाक राय प्रस्तुत करते थे। उनके इसी स्वभाव के कारण लेखक को फादर बहुत याद आते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि क्यों कहा है? तो लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि फादर कामिल बुल्के यज्ञ की पवित्र अग्नि के समान थे। जिस प्रकार यज्ञ के बाद उसकी पवित्र सुगंध वातावरण को महका देती है, उसी प्रकार फादर की मृत्यु के बाद उनकी करुणा से भरी हुई दिव्य ज्योति संपूर्ण मानवता को सुगंधित कर देती है। कभी क्रोध न करने वाले फादर किस बात पर अक्सर झुंझलाते या झुंझलाया करते थे और क्यों? कभी क्रोध न करने वाले फादर की एक मुख्य चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से उनकी इसकी तकलीफ बयान करते थे और इसके लिए अकाट्य या जो कोई उनकी बातों को कह ही नहीं सकता, अकाट्य तर्क भी देते थे। हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख व्यक्त करते और झुंझलाते। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। सबसे अधिक छायादार और फल फूल गंध से भरा कहकर लेखक ने फादर कामिल बुल्के की किस विशेषता को उजागर किया है? सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा कहकर लेखक ने फादर की करुणा और वात्सल्यता से भरे हुए रूप के बारे में बताया। उन्होंने अपने सभी मित्रों और संबंधियों के प्रति अपने संबंध और ममता, त्याग, आत्मीयता, वात्सल्यता आदि गुणों से सींचा। उनके संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने सारे दुखों को भूल जाता था, क्योंकि वे सदा है किसी बड़े की भांति उन पर अपने आशीषों की वर्षा करते रहते थे। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख में सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी को भर देता था जो किसी गहरी तपस्या में जन्मती है। आशय स्पष्ट कीजिए। या फिर ये होगा कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था? तो फादर का मन हमेशा दूसरों के प्रति अपनत्व, ममता, लगाव, स्नेह की भावना से भरा हुआ था। वे सदा मानव कल्याण के लिए समर्पित रहते थे। उन्होंने सदा सबका भला ही किया है। लेखक के अनुसार ऐसे महान व्यक्ति की मृत्यु जहरवाद जैसे कठिन यातना से भरी हुई बीमारी से नहीं होनी चाहिए थी। अब है फादर कामिल बुल्के के बचपन में उनकी माँ ने उनके विषय में क्या भविष्यवाणी की थी, वह सत्य कैसे सिद्ध हुई, पाठ के आधार पर बताइए। तो फादर कामिल बुल्के के बचपन में उनकी माँ ने उनके विषय में भविष्यवाणी की थी कि लड़का हाथ से गया। जब फादर ने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्षों में पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बन भारत जाने की इच्छा व्यक्त की तो उनकी मां के द्वारा की गई भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। अब है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। पाठ का उद्देश्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से फादर बुल्के के स्नेहमयी और करुणामयी व्यक्तित्व को प्रस्तुत किया है। एक विदेशी होने के बाद भी फादर ने भारत को अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने भारत की संस्कृति को पूरी तरह से अपनाया। अंतिम समय तक हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए प्रयास किया और लेखक ने पाठ द्वारा यह शिक्षा देने का प्रयास किया कि एक विदेशी होने के बाद भी फादर भारत से इतना प्रेम करते थे तो भारतवासियों को अपने देश की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। अब है फादर बुल्के कितने समय तक भारत में रहे और कितनी उम्र में हम सभी को छोड़कर विदा हो गए। उन्होंने भारत में कहाँ तक रहकर अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। तो फादर बुल्के 47 वर्ष तक भारत में रहे और 73 वर्ष की उम्र में हम सभी को छोड़कर विदा हो गए। उन्होंने रांची के कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपना प्रसिद्ध हिंदी
अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। तो फादर बुल्के की मृत्यु कैसे हुई थी, इसके उनके अंतिम संस्कार के समय कौन कौन उपस्थित थे। तो फादर बुल्के की मृत्यु जहरबाज से हुई थी। यह एक जहरीला फोड़ा होता है। उनके अंतिम संस्कार के समय लेखक डॉक्टर रघुवंश जी का परिवार और राजेश्वर सिंह, डॉक्टर सत्यप्रकाश रांची के फादर पास्कल तोयना सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तो इस प्रकार से आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ गए हैं और टॉपर्स के क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।